अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है मोहम्मद अजहर सदीक साहब के बड़ा बहुत ही खौफनाक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ है नामलूम लोगों ने। उनकी अभी क्या हालत है और उनके कई बंदे जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो आईनी तरमीम है ना, इसके अंदर डेड लाइन जो दी हुई ना, वो दी हुई है 22 तारीख, यानी रिटायरमेंट होनी है 25, उससे 3 दिन पहले पहले नया चीज उसे तैनात करना है, वरना आम दिनों में 14 दिन जो तजवीज दी हुई है। मुझे पहले जवाब दें कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बिल्कुल 100% है। वही तो आईनी कोर्ट है, क्योंकि जस्टिस काजी फायदी साहब उनको पूरी प्रोटेक्शन हासिल है, तो उनके दौर के अंदर ये जो भी जुल्म और ज्यादती हुई है लिखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है मोहम्मद अजहर सदीक साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं और माहिर कानून भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आज मोहम्मद अजहर सदीक साहब, आपने लंबी स्ट्रगल की है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इन पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती, ह्यूमन राइट्स की पासदारी और अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी और इंसाफ के बोलबाला के लिए। लेकिन अफसोस ये लोग जो है ना वो अपनी साजिशों और हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज जो इनके मुंह पर तमाचा मारा है आईनी ऑर्डर के जरिए, इनको इनकी नस्लें याद रखेंगी। अब आप बताएं, अभी इन्होंने पहले काबीना का इजलास रखा जी, अभी पास करके सेनेट से पास करना, ये कर देना, ये कर देना। आज रात गुजरने नहीं देनी थी, फिर दोनों से भाग गए हैं। फिर वो चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी वो इजलास शुरू करे तो आगे कोई कान में आया कि जी आपको बुला रहे हैं, वो उधर से भाग गए। तो व्हाट इज द गोइंग ऑन? वाई आर दे नॉट बिहेविंग? और मुझे पता चला कि मोहम्मद अजहर सदीक के पिंडी के दोस्त जो हैं उन्होंने कहा जी जाके रावल डैम की आप छाल मार लो, वी आर नॉट गोइंग टू स्विम विद यू। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया चॉइस साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर जो समझने वाली बात है ना कि इस वक्त हो क्या रहा है, आइन और कानून की पासदारी जो है, वो जो बातें जमातें कहती थी कि हमसे बड़ा आइन और कानून का पासदार कोई नहीं है, और मगर वो जिस तरह से जमहूरियत को वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है, दुख और अफसोस इस बात का है, इल्जाम लगता रहा इनके ऊपर। लेकिन अब जो अगर साधन देखा जाए, ये आइन के साथ रेप करना चाहते हैं, और उसी तरह से यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो ख्वाब था, यानी कोशिश की उसको बताने की जनाब आईनी कोर्ट जो है वो ख्वाब था, कभी वो हजरत कायदे आजम की तरफ ले जाए, कभी वो किसी के ख्वाब की तरफ ले जाए। वो जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ा सोच समझ के आईने पाकिस्तान जब बनाया, बड़ी ताकीद थी, आपको तो पता है इस बात पे, और उस वक्त ये तय था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और मुझे पहले मोहम्मद अजहर सदीक साहब कता कलामी, मुझे पहले जवाब दें कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बिल्कुल 100% है। वही तो आईनी कोर्ट है। ये आईनी कोर्ट क्या होता है? ये एक अजीब सी मिसनॉमर सी टर्म दे दी, लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर चॉइस साहब जो बड़ी मजेदार बात है, अगर ये कोई कोशिश थी भी इनकी तो वो रद्द हो गई। 18वीं तरमीम के वक्त तो इनके पास इतनी बड़ी तादाद और मेजोरिटी थी जो स्याह सफेद कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। अगर कर सकते थे तो दूसरा जहां तक है जजेस की तैनाती के हवाले से अगर देखा जाए तो अब जजेस की तैनाती जो है वो पार्लियामान के अंदर करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, यानी आपके तमाम जजेस की तैनाती पार्लियामान करेगी ना, आपकी यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 प्यूरी जज सिर्फ 5 लोग हो गए, इधर 9 लोग हो गए, यानी 9 लोगों के सामने 5 लोगों की हैसियत क्या रह जाएगी, और मेजोरिटी से जजेस तैनात कर देंगे। तो यही एक टाइम था, और उसके लिए अब देखें कोशिशें काबिशें क्या चल रही है। एक बात और बता दूं आपको कि जो आईनी तरमीम है ना, इसके अंदर डेड लाइन जो दी हुई ना, वो दी हुई है 22 तारीख, यानी रिटायरमेंट होनी है 25, उससे 3 दिन पहले पहले नया चीज उसे तैनात करना है, वरना आम दिनों में 14 दिन जो तजवीज दी हुई है। और उसमें बड़ी बारीक बात क्या है कि 3 जजेस में से एक जज लिया जाएगा। अगर कोई इनमें से इनकार कर दिया जाएगा तो 3 कंसिडर करने, उससे अगला सीनियर आ जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर मीनुद्दीन के लिए जगह इन्होंने खुद बना ली है कि इनमें से कोई जज अगर इनकार करेगा तीनों में से
तो अब बुनियादी तौर पर वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लगाना चाहते हैं। तो ये सारी हालात और वाकयात चल रहे थे, लेकिन मेजोरिटी इनके पास नहीं थी। अब मेजोरिटी के लिए कोशिशें हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तैयार किया। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आइन तोड़ रहा है, तो इन्हें अदालत कमिट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अगर आप देखें तो 4 फैसले आ चुके हैं। पहला 12 जुलाई का फैसला है, वो बड़ा क्लियर है, शॉर्ट डिसीजन। फिर आ जाए 13 सितंबर की क्लैरिफिकेशन है, वो लिखा हुआ है उसके पहले 5वें के अंदर, अगर आप नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। फिर 23 सितंबर का तफसीली फैसला आ गया। फिर आज 18 अक्टूबर का जो फैसला आया है उसके 5वें पैरे में लिखा है कि आर्टिकल 189 के तहत पाबंदी है आपकी और जजमेंट शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी है। मैंने एक मुरासला लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को और तो कह दिया कि आपने तौहीन अदालत कर दी हुई है, तौहीन है, और आप पे तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। सुबह लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया जा रहा है और बाकायदा आगे सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर की जाएगी तौहीन अदालत के हवाले से। और ये सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है, फिर कौमी असेंबली भी और बाकी दोनों सूबाई असेंबली के कौमी असेंबली स्पीकर पंजाब असेंबली भी और सिंध असेंबली भी। मोहम्मद अजहर सदीक साहब, इलेक्शन कमीशन तो मान ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा कह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन तो आज भी चला, कल भी, उनके तो सर पे कोई जू नहीं रही इंगरी। नहीं देखिए इलेक्शन कमीशन, वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन को जस्टिस काजी फायजी साहब पता नहीं क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन समझ में आती है ना कि जस्टिस काजी फायजी साहब का दौर तो अब खत्म होने वाला है ना, लेकिन उनके पसंदीदा जज जो है ना, जो नॉमिनेट किए हुए उन्होंने, ये PMLN में भी और पीपल्स पार्टी भी बातें हुई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में। लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ एक और तरमीम बड़ी खतरनाक है। वो तरमीम क्या है, आर्टिकल 215 के अंदर कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमीशनर है, ये अपना काम जारी करते हैं कि जब तक नया ना हो, यही हो सकता है क्यामत तक ताइलात ना हो, तो ये क्यामत तक उनको दे दी है कि आप बैठे रहेंगे जब तक आपका दिल चाहेगा। तो ये भी तरमीम है, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन को खड़ा रखना चाहते हैं। और वो वजह चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब या इलेक्शन कमीशन, इन्होंने तो जिस तरह से बचाया है इसको, जिस तरह से आगे लेकर चले हैं, वो आपके सामने है। तो ये जितनी भी तरमीम है ये पर्सन स्पेसिफिक है, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन के जरिए बारीक वारदात करके चाहते थे कि रिजर्व सीटें इनको मिल जाए, तो रिजर्व सीटें इनको नहीं मिल सकती। मोहम्मद अजहर सदीक साहब, माफ़ करना, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हम तीनों मुसलमान हैं और जो कोई और भी हमारे साथ भी शामिल हैं उनको भी, कि अल्लाह के फजल से एक काम आपको करना पड़ेगा। आपको जिन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के पहले फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, पंजाब में, KP में, फिर इस्लामाबाद में, उस पर अमल ना करके उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर वसी पैमाने पर धांधली को कंडोन करके अब तक 45 के रिजल्ट जो हैं उनको तबाह करके नए रिजल्ट जाली बना के जो अनाउंस किए 47 के, और उसके बाद जो सदर मंतखब हुआ, वज़ीर आज़म, स्पीकर, फलाने, ये इनके गले में अगर आइन शिकनी, मुल्क दुश्मनी और आइन शिकनी और कानून शिकनी की वजह से रस्सा नहीं डालते तो इस मुल्क में फिर आप भूल जाएं रूल ऑफ लॉ। और इसके साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा कि मेरे इल्म में आया कि 50,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में, PTI और दूसरी पार्टियां जो हुकूमत के खिलाफ है, और 20-25 हज़ार बंदा गिरफ्तारियां दे चुका है, और पता नहीं अभी कितने लोग जो जेलों के अंदर हैं और कितने भागे हुए हैं। तो जब तक ये नहीं होगा, इनके ऊपर खौफ खुदा है नहीं है, इनको आइन और कानून की परवाह नहीं है, अगर इनके गले में रस्सा नहीं डालते तो यहाँ कोई कानून, किसी इंसाफ, किसी चीज़ का कोई दौरा नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। और फिर लूट मार का वसीम आपने एक दरवाज़ा खोल दिया, जो मर्जी कर लो, जाओ और मतलब लुटो, मजीद लुटो। तो व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा देखिए चॉइस साहब, एक बात इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2.5 सालों के अंदर जो फस्तायत का शिकार रहा है, और जिस तरह से यानी ये बादशाह के दौर में भी ऐसा नहीं हालात होते रहे, इसमें आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। 50,000 के करीब केसेस ऐसा ही है बिल्कुल। यानी क्या होता रहा है,
या डिटेंशन ऑर्डर मैं बता देता हूँ आपको, 10,000 तो 2022 में थे, 2023 में 5,000 थे, और उसके बाद हजारों की ये नजरबंदी के ऑर्डर है जो चैलेंज किए गए, बरहाइया मिली, फिर 144 का नफाज आम ऐसे किया गया जैसे रेवड़ियां बट रही है, जब दिल चाहे 144 लगा दे, उसके बाद लोगों को पकड़ने। मैंने 144 का चैलेंज किया आज पूरी मेरी कोशिश थी कि लाहौर हाईकोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, लेकिन मुकर्रर नहीं किया। 18 लोगों को जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो है ना, यहाँ अगर दौर होता हमारी सुप्रीम कोर्ट का, जब चौधरी साहब से पूरा दौर लेके आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट खामोश ना बैठती इस सारे मामले में, क्योंकि जस्टिस काजी फायदी साहब उनको पूरी प्रोटेक्शन हासिल है, तो उनके दौर के अंदर ये जो भी जुल्म और ज्यादती हुई है लिखी जा रही है। कल भी हिसाब लेंगे उनसे इस हवाले से, और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है आपने, आप नहीं कर सके। अब ये वाला सब जवाब जो है ना, ये आने वाली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मौजूद है। जो उनका ख्वाब था आईनी कोर्ट बनाने का, वो तो चकनाचूर हो गया, लेकिन आईनी बेंच भी बड़ा खतरनाक बना रहे, जो तरीकाकार बनाया उन्होंने। अगर उसमें अंदर आप उठाकर देखें तो ये जुडिशियल कमीशन ही फैसला करेगा आईनी बेंच कितना होगा, किस तरह करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को तो एक तरह से रिटेंडेड कर दिया, चीफ जस्टिस की हैसियत ही एक तरह से खत्म कर दी। तो ये आपको पता है जल जहाज ट्रस्ट की और शरफ अफरीदी केस की खुल्ला खिलाफवर्जी है। और इन हालात के अंदर अगर आप देखें तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आप जिस तरह से इन मामला को लेकर चलना चाहते हैं, ये आईनी तरमीम अगर पास होगी तो आपका आईने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ रेप होगा बल्कि खोखला तो कर दिया आपने उसको, और जुल्फकार अली भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, वो थोड़ा बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी। आप क्या करने लगे हैं इस मुल्क के साथ, इस आईने पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ हालात इस जहज पे आगे हुए हैं कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है। अच्छा, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है मोहम्मद अजहर सदीक साहब के बड़ा बहुत ही खौफनाक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ है नामलूम लोगों ने, और उनकी अभी क्या हालत है, और उनके कई बंदे जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये आलम हो गया है इस मुल्क में। मैं पहले जो रो रहा हूँ ना, कभी कोई आप अजहर सदीक पर हमला कर देता, अब पहले पार्लियामेंट को इन्होंने पामाल करके उनको अंदर लोगों को पकड़ के ले गए। आज ये अभी इतला में कहीं पढ़ रहा है, आप भी तस्दीक कर लें। देखिए, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, असद कैसर साहब पे ये जो अटैक हुआ है, यानी असल में तो देखा जाए यहाँ पूछने वाला कोई ना, दिन दहाड़ मेरे घर 12 अप्रैल को पेट्रोल पंप से फायरिंग, पेट्रोल पंप फेंकेंगे, फायरिंग हुई। आपके सारे सीसीटीवी में आई है, सब आ चुके हैं वाकयात। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब अगर देखा जाए आपने असल मुजरिमों को तो पकड़ ही दे, आपने पुलिस छुट्टी दे दी है। जो बदमाश है, जो चोर उचक्का है, जो मर्जी करता है, करप्शन कहां तक लुथड़ गई है यहाँ पर। आप यानी सियासी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कौन हो रहा है? पुलिस, नैब, एंटी करप्शन, FIA, कोई एक इदारा बता दे जो मेरिट पे बैठ के यहाँ काम कर रहा हो, और इसका फायदा फिर आपको पता है इस अवाम में सारे नंगे हैं, फिर इसमें हर कोई अपना फायदा भी ले रहा है, एडवांटेज भी ले रहा है, नुकसान भी हो रहा है। पर नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। इस मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए हमें आगे को बेहतर सोचना होगा, और वो सोच यही है। और उसकी मैंने 5 जून 2023 को जब लंदन में जाना हुआ था जिला वतनी में, तो मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। कहा था कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, यानी इस फसाइयत के खिलाफ इकट्ठी हो जाए, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर आवाज उठाए। लेकिन अब कोई सियासी जमात नहीं उठा, कल उनकी जगह उनके साथ तो क्या बनेगा? टाइम अच्छा था, मौका अच्छा था, इमरान खान के साथ हाथ से हाथ मिलाते और आगे लेकर चीजों को चलते। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसका फिर आपका वो हाल होना है, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। और वो अब तैयारी रखे वो भी कि कल इसकी जगह पाकिस्तान तहरीक साहब की जगह ये भी लोग भी, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक साहब को माइनस करने के लिए या इमरान खान को पीछे हटाने के लिए कोशिशें चल रही है, और रब्बे पाक का शुक्र है कि वो सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं अब तक। मोहम्मद अजहर सदीक साहब, ये फिरौनियत का जो निजाम है ये कब तक चलेगा? देखिए, फिरौनियत का निजाम तो जब से कायनात तश्कील दी गई है ये उस वक्त से चल रहा है, और ये हर दौर में किसी न किसी शक्ल में कानून और ये सारी फिरौन पैदा होता है, फिर मूसा भी मौजूद होते हैं, तो वो आके इन लोगों का फिर इलाज होता है।
अब आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर दे रहे हैं, यजीदियत। देखिए दीन जो है वो हुसैनियत है, यजीदियत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हर दौर के अंदर ये होता आया है, लेकिन उसका मुकाबला करने के अभी भी आपके सामने कभी सोच सकता था कि कोई शख्स इस निजाम के खिलाफ खड़ा होगा, और वो इमरान खान खड़ा हुआ है इस निजाम के खिलाफ और वो लड़ रहा है, और यानी इसके लिए बैनुल अक़वामी दुनिया परेशान है। और अमेरिका वगैरह जो एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं वो एजेंडा उस तरह हो नहीं रहा पूरा। तो अगर इन चीजों को अगर आप समझ कर देखें तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस मुल्क में अगर अब भी आप ना समझे तो फिर हाल वही होगा। आपके सामने है, इंडोनेशिया की मिसाल आप ले लें, बाकी कोरिया वगैरह के साथ जो हुआ वो तो सामने है आपके। इंडोनेशिया की मिसाल देख ले, आप टर्की देख ले, बांग्लादेश देख ले। अच्छा अजहर साहब, हम वो अपने वो रशिया के साथ चला है तो कहां से कहां पहुंच गया है। जी बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।